हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमवी सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल वाली वीडियो में हम लोगों ने मात्रकों की पद्धतियों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था एमकेएस पद्धति क्या होता है, सीजीएस पद्धति क्या होता है, एपीएस पद्धति क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई वो क्या होता है। इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में कल वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सार्थक अंक। ठीक है, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। कभी भी अपने जीवन में सार्थक अंक निकालना नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप के देखिए। कभी भी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटेगा सार्थक अंक में। सब कुछ कवर कराएंगे, आंख मूंद के आप बताएंगे कि इसमें इतने सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है या कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mvcenter। यहाँ पे आप अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है, जिसका नाम है एमवी सेंटर। तो नोट्स पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, आज की इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम समझते हैं सार्थक अंक। आज केवल और केवल सार्थक अंक के बारे में ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक सार्थक अंक से रिलेटेड आज नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सार्थक अंक समझाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं ताकि आप कभी भी सार्थक अंक के बारे में भूलें ना। जैसे हमने कह दिया ये AB लंबाई आपको मापना है, AB की लेंथ कितनी है ये आपको मापना है। तो आप एक स्केल लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे स्केल बनाया हुआ है। इस स्केल की सहायता से आप AB की लंबाई को मापेंगे। जैसे पहले वाले कंडीशन में अगर हम आपसे पूछे AB कितना है तो आप कहेंगे AB की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कितने सेंटीमीटर तक जा रहा है, 3 सेंटीमीटर तक जा रहा है, यानी AB = 3 सेंटीमीटर है। कोई डाउट? AB की लेंथ पहले वाली कंडीशन में कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से शुरू है 3 पे जाकर खत्म हुआ तो कहेंगे 3 सेंटीमीटर है। तो पहले में कोई डाउट नहीं रहा। दूसरे कंडीशन में आते हैं। दूसरे कंडीशन में हमने आपको बताया कि हमें बताइए आप AB की लेंथ कितनी है। तो आपने AB की लेंथ देखा, यहाँ 2, यहाँ 2.5, लेकिन ये जो है 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरे कंडीशन में ये जो लेंथ AB दिया हुआ है ये 2.5, ये 0.5 है। देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 5 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कुछ बच्चे कहेंगे AB 2.5 सेंटीमीटर मान लो, लेकिन कुछ कहेंगे यार ये 6 से थोड़ा सा कम है। देखिए 5 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है और 6 से थोड़ा कम है। तो कुछ बच्चे कहेंगे इसे 2.6 मान लो। कुछ बच्चे मेज़र करके जब लिखेंगे तो इसे 2.5 लिखेंगे। कुछ बच्चे इसे मेज़र करके लिखेंगे तो 2.6 लिखेंगे। अब वो उनके विवेक पे है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं कि थोड़ा सा कम मानते हैं। जो सोचेगा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, केवल थोड़ा सा ज़्यादा है, चलो 2.5 लिख देते हैं। कोई सोचेगा 6 से थोड़ा सा कम है तो चलो 2.6 लिख देते हैं। वो अब उनकी विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 आपने मेजर करके लेंथ लिखा हुआ है, क्या ये एग्जैक्ट है? क्या ये एग्जैक्ट लेंथ है? ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि 2.5 मतलब यहाँ तक आता, यहाँ तक आता। 2.6 मतलब यहाँ तक आता, लेकिन ये तो बीच में है। तो कुछ ने क्या किया, 2.5 लिख दिया, कुछ ने क्या किया, 2.6 लिख दिया। हमें डाउट किस वाले अंक में है, हमें शंका किस वाले अंक में है, कौन सा अंक एग्जैक्ट नहीं है।
ये वाला अंक एग्जैक्ट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 तो है ये है, अब 0.5 है कि 0.6 है ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो डाउट किस में है? इस लास्ट वाले अंक में। तो ये जो लास्ट वाला अंक है ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। कुछ इसको 5 लिखेंगे, कुछ इसको 6 लिखेंगे। अच्छा स्केल है तो मापेंगे 2.55 हो सकता है, 2.54 हो सकता है, 2.53 हो सकता है, 2.57 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में ये जो लास्ट वाला अंक है, ये लास्ट वाला अंक अनिश्चित है, अर्थात निश्चित नहीं है। इस वाले कंडीशन में ये वाला अंक 6 है, वो क्या है? अनिश्चित है। बाकी इसके पहले जितने आएंगे, बाकी इसके पहले जितने भी अंक आएंगे वो सभी निश्चित रहेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो अंक होगा वो कभी भी निश्चित नहीं होगा, वो अनिश्चित होगा। जितना बढ़िया यंत्र, उसकी विभेदन क्षमता जितनी अच्छी, उतना अंदर जाकर के उसको मापेगा। तो लास्ट वाला जो अंक है वो निश्चित नहीं है। 5 है कि 6 है ये निश्चित नहीं है, ये कैसा है? अनिश्चित है। इसीलिए इसके पहले वाले सब निश्चित और ये वाला क्या है? अनिश्चित। तो डिफिनीशन लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सार्थक अंक की जो है परिभाषा वो हम लिखने जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हमने क्या कहा? किसी माप में आए हुए, ठीक है, किसी माप में आए हुए, ठीक है, किसी माप में आए हुए सभी निश्चित, ठीक है ना, सभी निश्चित और एक अनिश्चित अंकों की संख्या को, अनिश्चित अंक केवल एक रहेगा, वो भी कौन वाला? लास्ट वाला, ठीक है। अनिश्चित अंकों की संख्या को, अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है, सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है, सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक किसे कहते हैं? कोई डाउट हो तो बताइए आप। सार्थक अंक क्या है? हमने कहा किसी माप में आए हुए सभी निश्चित, जितने भी निश्चित हैं, और एक अनिश्चित होगा। अनिश्चित अंक केवल एक, वो कौन वाला? लास्ट वाला। तो सभी निश्चित और एक अनिश्चित अंकों की संख्या को क्या बोलेंगे? सार्थक अंक बोलेंगे, ठीक है। किसी माप में आए हुए सभी निश्चित और एक अनिश्चित अंकों की संख्या को क्या बोलेंगे? सार्थक अंक बोलेंगे। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सार्थक अंक हमें दिया रहेगा, ठीक है, कोई अंक दिया रहेगा, उसको हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, रूल्स फॉर finding the significant figure, ठीक है, significant figure, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ नियम है, उन्हीं नियम को हम लोग जानेंगे और उसी आधार पर सार्थक अंक ज्ञात करेंगे। अब सार्थक अंक क्या होता है ये आप समझ गए कि कोई मापी गई राशि है, उसमें जितने निश्चित और एक लास्ट वाला अनिश्चित अंकों की संख्या को क्या बोलेंगे? सार्थक अंक बोलेंगे। चलिए ध्यान से सार्थक अंक ज्ञात करने का नियम नंबर 1 समझते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि सभी अशून्य अंक, ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब कोई भी मापी गई राशि है, उसमें जितने भी अशून्य अंक हैं, जितने भी अशून्य अंक हैं, अशून्य अंक का मतलब समझते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अशून्य अंक हैं। अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके। तो जो अशून्य अंक होते हैं उनको तुरंत बोलेंगे कि ये क्या है? सार्थक अंक है। जैसे 2 3 5 4 9,
में कितने सार्थक अंक हैं? तो कहेंगे आप अशून्य अंक चाहे जितना होते हैं, अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 अशून्य अंक हैं, इसलिए सार्थक अंक कितने हैं? 5 हैं। अशून्य अंक मतलब समझ रहे हैं, शून्य को छोड़ करके बाकी जो भी अंक है 1 से 9 तक वे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ शून्य नहीं है, सार्थक अंक हो गया। यहाँ भी शून्य नहीं, सार्थक अंक। यहाँ भी शून्य नहीं, सार्थक अंक। मतलब सभी शून्य अंक है तो सभी सार्थक अंक गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 यानी 5 यहाँ पे कितने हो गए? सार्थक अंक हो गए। जैसे हमने लिख दिया 989। 989 में कितने सार्थक अंक? 989 में कितने सार्थक अंक? तो कहेंगे हम जानते हैं कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यहाँ भी एक भी शून्य नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? सार्थक अंक होगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक? 1 2 3 सार्थक अंक मिलेगा। तो पहला नियम आपका क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कहीं भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक दिखेगा तो उसको तुरंत कैलकुलेट करेंगे कि यह क्या है? सार्थक अंक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, अब शून्य की बात करते हैं। अशून्य अंक तो सार्थक अंक हो गए, जहां भी दिखेंगे तुरंत गिनेंगे ये सार्थक अंक है। अब बात किसकी आएगी? शून्य की। सारी कहानी शून्य की ही चलेगी। ध्यान से आप देखिए, शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं लेकिन शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दो अशून्य अंकों के बीच में, दो अशून्य अंकों के बीच में, दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आने पर, शून्य आने पर, ठीक है, शून्य आने पर उसकी गणना सार्थक अंक में की जाती है। सार्थक अंक में की जाती है। ध्यान दीजिएगा, सार्थक अंक में की जाती है। शून्य सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन अगर शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में आएगा तो उसकी गणना सार्थक अंक में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा 9800 में सार्थक अंक कितने हैं? तो हमने कहा कि शून्य सार्थक अंक नहीं होता। शून्य सार्थक अंक नहीं होता। शून्य को सार्थक अंक कब मानेंगे? जब वो दो अशून्य अंकों के बीच में आएगा। यहाँ ये जो दोनों शून्य हैं, दो अशून्य अंकों के बीच में नहीं आ रहे हैं, ये बाहर हैं। ये दो अशून्य अंकों के बीच में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको सार्थक अंक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये 0 सार्थक अंक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच में नहीं आ रहे हैं। तो अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, 1 सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक। ये सार्थक अंक नहीं है, यानी इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। लेकिन इसी को हम ऐसे लिख दें, ठीक है, में सार्थक अंक कितने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था शून्य सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन अगर शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में आ जाएगा, जैसे यहाँ जो 0 आया, यहाँ जो 0 आया, ये दो अशून्य अंकों के बीच में आया है, इसलिए इसको सार्थक अंक मानेंगे। ठीक है, ये जो दोनों 0 हैं ये दो अशून्य अंकों के बीच में आए हैं, इसलिए इसको सार्थक अंक मानेंगे। यानी इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, 9080 में सार्थक अंक कितने हैं? अब आप बता दीजिए कितने सार्थक अंक हैं। ध्यान से, शून्य सार्थक अंक नहीं होता। शून्य को सार्थक अंक कब मानेंगे? जब वो दो अशून्य अंकों के बीच में आएगा। तो 1 सार्थक अंक, इसको सार्थक अंक लेंगे कि नहीं लेंगे? इस वाले 0 को कहेंगे हाँ, क्योंकि ये शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में आया है, तो ये सार्थक अंक होगा क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच में आया है। ये अशून्य अंक सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, क्यों? क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच में आया है, ये भी सार्थक अंक। लेकिन ये वाला सार्थक अंक नहीं होगा क्योंकि ये किसी दो अशून्य अंकों के बीच में नहीं है, केवल शून्य है, बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए सार्थक अंक नहीं होगा। तो 1 2 3 इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 ही सार्थक अंक हैं। ठीक है, कोई डाउट? इसमें कितने सार्थक अंक है समझ गए? 3 सार्थक अंक इसमें हो गए। ठीक है, तो 2 नियम हमने पढ़ लिया है।
सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कहीं भी अशून्य अंक दिखेंगे सार्थक अंक लेंगे, शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। लेकिन अगर शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में आएगा तो उसकी गणना सार्थक अंक में की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दशमलव संख्या वाली। अब तो नॉर्मली वाली चीजें हो गई, अब बात करेंगे दशमलव संख्या अगर आएगी तब क्या करेंगे। ध्यान से दशमलव संख्या में ध्यान से नियम पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद, ध्यान दीजिएगा, अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद वाले शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने कहा दशमलव संख्या है 5.0820, ठीक है, इसमें हमें सार्थक अंक निकालना है। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे हमें चेक करना है। ठीक है, हमने कहा 9.9900, इसमें कितने सार्थक अंक होते हैं ये हमें बता दीजिए आप। ठीक है ना, इसमें कितने सार्थक अंक होते हैं ये बता दीजिए। हमने अभी तीसरा नियम लिखा कि दशमलव संख्या में दशमलव की बात, ये दशमलव है, इसके बाद दशमलव की बात यानी इस दशमलव की बात के बारे में बात करेंगे। अशून्य अंक के बाद, दशमलव के बाद अशून्य अंक कहाँ है, यहां है। इस अशून्य अंक के बाद चाहे जितने शून्य आएंगे सब सार्थक अंक होंगे। हमने क्या कहा, दशमलव संख्या है, दशमलव के बाद क्या खोजना है, अशून्य अंक खोजना है। और दशमलव के बाद जो अशून्य अंक है, इस अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आएंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे। यानी पहली कंडीशन में कितने सार्थक अंक, 5 सार्थक अंक है। हाँ, 0 भी सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि 0 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है। ध्यान दीजिए, अभी दूसरे नियम से हमने पढ़ा कि शून्य सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आएगा तो उसकी गणना सार्थक अंक में की जाएगी। तो 0 अशून्य अंक के बीच में आ रहा है, इसलिए सार्थक अंक होगा। अब ये फिर अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आएंगे सब सार्थक अंक, यानी 1 सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक, 5 सार्थक अंक। सार्थक अंक टोटल कितने हैं इसमें, 5 है। टोटल सार्थक अंक किसमें है, कितने हैं इसमें, 5 है। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, कहेंगे कि दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आएंगे वे सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 ये भी शून्य को सार्थक अंक माना जाएगा। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर शून्य 2 अशून्य अंकों के बीच में आएगा तभी तो सार्थक अंक होगा। तीसरा नियम क्या कहता है कि दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य रहेंगे वे सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इन शून्यों को भी सार्थक अंक लिया जाएगा, यानी इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 5 है। कोई डाउट नहीं होगा। 5 नियम टोटल आपको बताएंगे, आप भूल कर भी सार्थक अंक नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चौथा नियम लिखते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं। ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के पहले, ठीक है, दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक न हो, दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक न हो। ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के पहले कोई भी अशून्य अंक न हो। ठीक है, अशून्य अंक न हो। ठीक है, तो दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद अशून्य अंक के पहले वाले शून्य, अशून्य अंक के पहले वाले शून्य
सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। कोई डाउट हो इस नियम में भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हमने क्या कहा, ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के पहले कोई भी अशून्य अंक न हो, यानी कुछ ऐसा 0.0530। ठीक है, हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं 0.00360। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया हमने। अब देखिए, दशमलव के पहली कोई भी अशून्य अंक नहीं है। दशमलव के पहले यहाँ 0 लगाए, दशमलव के पहले यहाँ 0 लगाए, तो इसमें कोई भी अशून्य अंक नहीं है। चलिए, में सार्थक अंक, अब हम बात करते हैं इसमें कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा, ये सार्थक अंक होगा नहीं। हमने क्या पढ़ा, यदि दशमलव के पहले कोई भी अशून्य अंक न हो, तो यहाँ दशमलव के पहले कोई भी अशून्य अंक नहीं है। ठीक है, तो दशमलव के बाद और अशून्य अंक के पहले वाले जो शून्य होंगे, दशमलव के बाद और अशून्य अंक के पहले यही शून्य है, ये सार्थक अंक नहीं होता है। तो ये सार्थक अंक है 1, ये सार्थक अंक है 2, ये भी सार्थक अंक है। ठीक है ना, तो टोटल कितने सार्थक इसमें आए, 3। आप कहेंगे ये वाला कैसे सार्थक अंक है, तो नियम नंबर 3 हमने क्या कहा था, दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद वाले जो शून्य होते हैं वे सार्थक अंक होते हैं। तो ये वाला जो शून्य है वो सार्थक अंक होगा, लेकिन ये वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नियम नंबर 4 से। इसमें बात करते हैं कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। हमने कहा था नियम नंबर 3 और 4 को मिला करके आप बताइएगा। ये दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव के बाद अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते, तो ये दोनों सार्थक अंक नहीं होंगे। ये सार्थक अंक, ये सार्थक अंक, ये सार्थक अंक, यानी इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं, 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो ये 4 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नियम आपका और बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं, नियम नंबर 5। ठीक है ना, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, दशमलव संख्या में, ध्यान से आप समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नियम है। दशमलव संख्या में अनुगामी शून्य, अब आप कहेंगे कि ये अनुगामी शून्य क्या होता है, यानी कि अंतिम शून्य। अनुगामी शून्य मतलब अंतिम शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अंतिम शून्य, अनुगामी शून्य का मतलब अंतिम शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। कितना अच्छा नियम है, ध्यान से इस नियम को आप समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल आपको क्या दिया, हमने कहा 40.00 में सार्थक अंक बताइए। ठीक है, में सार्थक अंक बताइए, इसमें कितने सार्थक अंक है आप में बताइए। तो हमने कहा अगर दशमलव संख्या है, तो जो उसमें अंतिम वाला शून्य होगा वो सार्थक अंक होगा। पहले बताइए, ये सार्थक अंक है कि नहीं, हाँ है। ये वाला सार्थक अंक है कि नहीं, हाँ है। क्यों, क्योंकि अनुगामी शून्य अंतिम शून्य सार्थक अंक होती है, तो यहाँ पे सार्थक अंक है। अब 2 सार्थक अंकों के बीच वाला जो होगा शून्य, वो भी तो सार्थक अंक होगा, यानी ये शून्य और ये शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक है। सही है, जैसे हमने कह दिया, बताइए ध्यान से, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक हैं, ध्यान से देखिए। ये वाला शून्य सार्थक अंक होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 2 अशून्य अंकों के बीच में नहीं आ रहा है। हमने कहा था दशमलव संख्या में जो अंतिम शून्य होगा, अंतिम वाला शून्य, यानी ये वाला शून्य सार्थक अंक होगा। 4 तो सार्थक अंक है, ये है। अब 2 सार्थक अंकों के बीच में जितने भी अंक होंगे वे सभी सार्थक अंक होते हैं, इसलिए ये वाला 0 भी सार्थक अंक होगा। ठीक है, ये शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, लेकिन ये वाले दोनों जो 0 हैं वो सार्थक अंक होंगे। क्यों, क्योंकि नियम नंबर 5 कह रहा है कि दशमलव संख्या में जो शून्य होते हैं, अंतिम वाले शून्य होते हैं, वे सार्थक अंक होते हैं।
ठीक है, तो ये 5 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सार्थक अंक पहचानने के लिए। पहला नियम क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, लेकिन दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आने पर उसकी गणना सार्थक अंक में की जाती है। नियम नंबर 3 यहां कह रहा है कि दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। तीसरा, ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव के बाद अशून्य अंक के पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। नियम नंबर हमने पढ़ा 5, दशमलव संख्या में अनुगामी शून्य अर्थात अंतिम शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अंतिम शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। कोई डाउट? अब ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बता रहे हैं, उस नोट पॉइंट को आप जानना जरूरी है, नहीं तो आप गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने हम जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नोट करके पहला पॉइंट आप लिखिएगा ध्यान से। नोट में पहला पॉइंट क्या है? यदि अशून्य अंक के बाद ध्यान से समझिएगा, अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य मापन द्वारा प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, मापन द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राप्त हुए हैं तो उसकी गणना सार्थक अंक में की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, उसकी गणना सार्थक अंक में की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। हमने क्या कहा? यदि अशून्य अंक के बाद वाले शून्य, ऐसे शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में नहीं आ रहे हैं, अशून्य अंक के बाद जो शून्य आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर मापन द्वारा प्राप्त हुए हैं तो उसकी गणना सार्थक अंक में की जाएगी। कहने का क्या मतलब है वो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम कहें यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, तो इसमें सार्थक अंक ठीक है, कितने सार्थक अंक होंगे? आप कहेंगे अरे 500 है, इसका मतलब इसमें सार्थक अंक 1 है। क्यों? क्योंकि ये जीरो सार्थक अंक नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच में नहीं आ रहा है। हमने नियम नंबर 2 पढ़ा था, अगर दो अशून्य अंकों के बीच में नहीं आता तो उसकी गणना सार्थक अंक में नहीं की जाती। उस नियम के हिसाब से ये क्या होगा? एक सार्थक अंक केवल 5 होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा? यदि अशून्य अंक के बाद वाला शून्य मापन द्वारा प्राप्त हुए हैं, माप करके प्राप्त हुए हैं, तब उसकी गणना सार्थक अंक में की जाएगी। मतलब यहां दो स्थानों के जो बीच की दूरी निकाली गई है वो मापी गई है। कितना है? 500 किलोमीटर। कितना है? 500 किलोमीटर। इसलिए इसमें जो अंतिम शून्य है वो भी सार्थक अंक होंगे। ये जीरो भी सार्थक अंक होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। नहीं समझ पाए? आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल देते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर हम कह दें, यदि हम कह दें 2400 सेकेंड में सार्थक अंक बताइए, 2400 सेकेंड में सार्थक अंक बताइए, तो 2400 सेकेंड जो है वो मापा गया है। कितना समय लगा? 2400 सेकेंड लगा। जब मापी गई राशि हो तो अशून्य अंक के बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। ये मापी गई राशि है, इसलिए इस अशून्य अंक के बाद वाला ये जो शून्य है सार्थक अंक होगा। यानी इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें सार्थक अंक है आपका, सॉरी, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें सार्थक अंक है आपके 4। ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें
2400 में सार्थक अंक कितना है? ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। 2400 में सार्थक अंक, तो आप कहेंगे 2400 में सार्थक अंक केवल 2 है। क्यों? क्योंकि ये कोई मापी गई राशि नहीं है, इसमें ये जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। नियम नंबर 2 से देख लीजिए, नियम नंबर 2 क्या कहा था? नियम नंबर 2 कहा था शून्य सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आएगा तो सार्थक अंक होंगे। जैसे 9800 में या 9800 में सार्थक अंक कितने थे? 2। उसी प्रकार से 2400 में भी सार्थक अंक कितने हो गए? 2। लेकिन 2400 सेकंड में कितने सार्थक होंगे? 4। अक्सर यही गलती बच्चे करते हैं। अगर कोई राशि मापन के द्वारा प्राप्त हुई है तो अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। एक और डाउट जो हमेशा रहता है वो देखिए ध्यान से, मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक बदलने पर सार्थक अंक में, मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान से, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक बदलने पर सार्थक अंक में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे। एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा यदि 2 स्थानों के बीच की दूरी कितना है? बीच की दूरी कितना है? 125 किलोमीटर। ठीक है, 2 स्थानों के बीच की दूरी कितना है? 125 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक, तो आप कहेंगे इसमें सार्थक अंक कितने? 125 किलोमीटर में सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। ठीक है, सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। लेकिन 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 125 किलोमीटर। सार्थक अंक कितने? 3। अब मात्रक बदल देते हैं। मात्रक बदलने पर अब मात्रक जैसे ही हमने बदला, मात्रक बदलने पर 125 किलोमीटर में, मीटर में बदल देते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इतने मीटर आ जाएंगे, 1,25,000 मीटर हो जाएंगे। अब इसमें कितना सार्थक अंक है? आप कहेंगे सर इसमें तो 6 होना चाहिए, इसमें 6 होना चाहिए। अगर इस वाले में 3 सार्थक अंक हैं तो इस वाले में 6 होने चाहिए। नहीं, आप मात्रक देख करके मत अनुमान लगाइए। जैसे यहाँ किलोमीटर लगा है तो समझिए मात्रक लगा है तो अंतिम वाले शून्य को सार्थक अंक लेंगे, ऐसा बात नहीं है। ऐसा मत समझिए कि अगर यूनिट, किलोमीटर, सेकेंड, मीटर इत्यादि लगे हैं तो अंतिम वाले शून्य को सार्थक अंक लेंगे। इसीलिए तो हमने ये एग्जाम्पल कराया आपको। ये जो है मापी गई राशि नहीं है। मापी गई राशि कौन सी है? 125 किलोमीटर है। इसको तो हमने कन्वर्ट किया है मीटर में। मापी गई राशि यहां कौन है? 125 किलोमीटर, न कि 1,25,000 मीटर। हमने किसको मापा है? उसमें जो अंतिम वाले शून्य होंगे या शून्य अंक के बाद वाले जो शून्य होंगे उसको सार्थक अंक लेंगे। ये मापी गई नहीं है, बदली गई राशि है। इसलिए में सार्थक अंक कितने हैं? 3 ही है। ये ध्यान दीजिएगा, में सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। कोई पूछेगा क्यों? कहेंगे ये मापी गई राशि नहीं है। लिख देते हैं, चूंकि 1,25,000 मीटर मापी गई राशि नहीं है, राशि नहीं है। अतः सार्थक अंक कितने हुए? 3। अतः सार्थक अंक कितने हुए? 3। ठीक है, कोई डाउट? अब आई होप सार्थक अंक पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी पूछेगा सार्थक अंक कितने हैं इस संख्या में, तो आप आसानी से उसको बता लेंगे। ठीक है,
चलिए लास्ट में भी हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, कुछ अंक लेंगे और आपसे कराएंगे कि कितने सार्थक अंक इसमें हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग आपका है सार्थक अंकों के साथ गणना के नियम। यानी जब आप गुणा, जोड़, घटाना, भाग करने लगेंगे तो सार्थक अंकों के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी कैलकुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। दो नियम हैं, दोनों नियम यहां पे लिखे हुए हैं, अच्छे से समझ लेंगे, कभी कैलकुलेशन में सार्थक अंक का सवाल फंसेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक आपको आएगा। देखिए पहला नियम क्या है, संख्याओं को जोड़ने या घटाने से। तो पहला नियम जोड़ और घटाना पे लागू होगा, दूसरा नियम गुणा और भाग पर लागू होगा। दो ही नियम पढ़ने हैं, पहला जोड़ और घटाना पे, दूसरा गुणा और भाग में। संख्याओं को जोड़ने या घटाने से प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए। क्या हमने कहा कि संख्याओं को जोड़ने या घटाने से प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितनी कि दशमलव के बाद, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली संख्या में है। दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली संख्या में है। जैसे हमने यहां पे 3 संख्याओं को जोड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अगर हम पूछे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, में सार्थक अंक, ध्यान से आप देख लीजिए, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप कहेंगे इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। देख लीजिए, 0 है ये नहीं है तो सबको सार्थक अंक मानेंगे, 4 है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 है। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहां आएगा 4, ठीक है ना, इधर 6 2 8, ठीक है, 6 3 9, 9 8 17, ठीक है, 7 1 8, 8 1 9, यहां पे 2 दशमलव लगा दिया। अब इसमें कितनी सार्थक, अब पूरा नहीं लिखना है, इतना सेंटीमीटर आ गया, जोड़ने पर इतना सेंटीमीटर आ गया, अब पूरा इतना नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा इतना लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। कहा कि जोड़ना और जब आप घटा रहे हो तो प्राप्त अंतिम परिणाम, ये जो अंतिम परिणाम है उसमें उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली संख्या में। अब ध्यान से देखो, दशमलव यहां है, दशमलव यहां है, दशमलव यहां है, दशमलव के बाद सबसे कम अंक किस संख्या में है? दशमलव के बाद सबसे कम अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक। दशमलव के बाद सबसे कम अंक हम खोज रहे हैं, तो दशमलव में के बाद सबसे कम अंक कितना, इसमें 1, इसमें 2, सॉरी 3, इसमें 2, तो सबसे कम अंक इसमें है, सबसे कम अंक इसमें है। अब इसमें जितने सार्थक अंक होंगे प्राप्त अंतिम परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने सार्थक अंक, 3, तो इसमें 3 सार्थक अंक रहने चाहिए, 3 से ज्यादा सार्थक अंक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। हमने क्यों इसी को लिया, क्योंकि दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिसमें है उस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं उतने ही सार्थक अंक हमें इसमें लेने हैं। दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें था, इसमें 1 अंक था, इसमें 3 अंक था, इसमें 2 था, तो सबसे कम अंक इसमें, ओके। इसमें कितने सार्थक अंक, 3, इसलिए इसमें भी कितने रहने हैं, 3। तो इसको 3 सार्थक अंक तक लिखना है, को 3 सार्थक अंक तक लिखने पर, 3 सार्थक अंक तक लिखने पर, 3 सार्थक अंक तक लिखने पर, अब इसको जब 3 सार्थक अंक तक लिखेंगे तो 1 2 3 यहीं तक लिखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। जब सार्थक अंक लिखेंगे तो ये 29.7 नहीं 8 बन जाएगा। कैसे बनेगा, आगे वाली अभी आगे जो हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में बताएंगे कि ये 7 8 कैसे बन गया, ये 7 8 कैसे बन गया।
ये ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मत समझिए ये वाला 8 हमने लिख दिया है, इस 7 को ही 8 बना करके लिखा है, बस आप इसमें समझिए इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक तक ही ये अंतिम परिणाम आपको लिखने हैं। तो ये आपका क्या है, नियम नंबर 1। हमने क्या लिखा, संख्याओं को जोड़ने या घटाने से प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली संख्या में हो। तो जोड़ और घटाना में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दूसरा नियम, गुणा भाग का, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए। गुणा और भाग करने के बाद प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में है। मतलब गुणा करिए, भाग करिए, तो जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक, अंतिम परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक। जैसे इस वाली संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, तो आप कहेंगे 2 सार्थक अंक हैं। इस वाली संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। तो 4.3 का गुणा हम कर रहे हैं 3.12 में। तो जो प्राप्त अंतिम परिणाम होगा उसमें केवल 2 सार्थक अंक ही रहने चाहिए। क्यों, हमने लिखा है उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में है। सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या कौन सी है, 4.3। इसमें कितने सार्थक अंक, 2। तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 2। यानी इसमें इसको 2 सार्थक अंक तक ही लिखना है, इसको 2 सार्थक अंक तक ही लिखना है। यानी अंतिम परिणाम हमें क्या मिला, 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 सार्थक अंक तक लिखने पर, 2 सार्थक अंक तक लिखने पर, ठीक है। 2 सार्थक अंक तक लिखेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये 2 नियम जोड़ और घटाना तथा गुणा और भाग पे है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कितने सार्थक अंक जोड़ या घटाना में होगा, कितने सार्थक अंक गुणा और भाग में रहने दें, ठीक है। अब आगे इस पॉइंट को समझते हैं कैसे 7 को हमने 8 बना दिया है। तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगा, जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगा, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ इनडेफिनिट नंबर। ध्यान से देखिएगा, हमने कुल 3 नियम लिखे हुए हैं। तीनों नियम अच्छे से पढ़ना, रटना नहीं है, समझना है, ऑटोमेटिक आपको आएगा। देखिए, किसी संख्या में जिस अंक को पूर्णांकित करना है, किसी संख्या में जिस अंक को पूर्णांकित करना है, पूर्णांकित क्या करना होता है, क्या अभी हम आपको बताते हैं। पहले ध्यान से समझिए, किसी संख्या में जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद के अंक की 5 से तुलना करने पर, उसके बाद का जो अंक है उसकी तुलना करेंगे किससे, 5 से। यदि अंक 5 से लेस है, लेस देन 5 है, यानी 5 से छोटा है, यदि अंक 5 से छोटा है तो पूर्णांकित होने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम कहें किसी संख्या में जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद के अंक की किससे तुलना करेंगे, 5 से तुलना करेंगे। नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि अंक, उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है तो जो पूर्णांकित अंक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने यहां लिखा है संख्या 2.732 को, संख्या 2.73 को कितनी अंक तक पूर्णांकित करना है, 3। मतलब इस संख्या को केवल हमें 3 अंकों तक लिखना है, केवल 3 अंकों तक लिखना है। तो केवल 3 अंकों तक अगर लिखेंगे तब क्या होगा, क्या लिखेंगे, उसी के बारे में समझेंगे। हमने कहा था 3 अंक तक लिखना है, मतलब यहां तक लिखना है, 3 तक लिखना है। अब इसके बाद वाला जो अंक है, इसके बाद वाला जो अंक है उसकी तुलना किससे करेंगे, 5 से। अगर 5 से वह अंक छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इतना पूरा पूरा लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इतना पूरा पूरा लिख देंगे। तो इसके बाद वाला अंक कितना है, 2। 2 क्या है, 5 से छोटा है, 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी पूर्णांकित करने पर, 3 अंक तक पूर्णांकित करने पर 2.73 लिखा जाएगा। 3 अंकों तक पूर्णांकित करने पर कितना लिखा गया, 2.73। कोई डाउट नहीं है। जैसे इस संख्या को कहा है 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए, तो 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, मतलब कहां तक पूर्णांकित करना है, यहां तक।
तो जहां तक करना है उसके बाद वाला अंक देखेंगे। उसके बाद वाला अंक कितना है 2। 5 से छोटा, 5 से छोटा तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी 2 अंक तक जैसा है वैसा लिख देंगे, यानी 2 अंक तक क्या है 9.4 है। तो 3 अंक तक पूर्णांकन, 2 अंक तक पूर्णांकन, क्या किसी भी अंक तक पूर्णांकन कहेगा कर लेंगे। अभी आगे सवाल भी हम आपको कराएंगे। तो पहला नियम सही है, जहां तक पूर्णांकित करना है उसके बाद वाले अंक की 5 से तुलना करके 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन यदि अंक 5 से बड़ा है, देखिए यदि अंक 5 से बड़ा है तो पूर्णांकित होने वाला अंक में 1 जोड़ कर लिखा जाएगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, जिसको पूर्णांकित करना उसमें एक जोड़ देंगे। जैसे 2.736 को कितने अंक तक पूर्णांकित करना है 3 अंक तक पूर्णांकित करना है, कितने 3, यानी यहां तक आएंगे। ठीक है, अब 3 के आगे 3 अंक तक पूर्णांकित करना है तो उसके आगे वाला अंक देखेंगे, क्या वो 5 से बड़ा है, क्या वो 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो इस वाले में 1 जोड़ देंगे, तो इसके आगे 6 है, 6 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा 1 जोड़ देना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 2.73 नहीं 74 हो जाएगा। कितना आसान। दूसरा एग्जांपल देखो, कह रहा है संख्या 9.893 को 2 अंक तक पूर्णांकित करना है। कहां तक पूर्णांकित करना है 2 अंक तक, यहां तक। तो 2 अंक के बाद तीसरा अंक आपको देखना है क्या वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ेंगे, यहाँ 5 से बड़ा है तो इस वाले में 1 जोड़ देंगे, तो 9.8 नहीं क्या बनेगा 9.9। इसी आधार पर मैंने आपको ये बताया था 29.784 को कितने सार्थक अंक तक लिखना था 3 सार्थक अंक तक। ठीक है, तो इसके बाद वाला अंक हमने देखा 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा रहेगा तो इसमें 1 जोड़ के लिखा जाएगा, तो 29.8 हो गया, लिख दिया। समझ पाए कि नहीं, आसान है। चलिए देखिए आगे। देखो हर एक चीज आसान है, बस आपको समझना है। समझ गए तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, बस रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक नियम बढ़ेगा, 5 से छोटा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो है वही लिखेंगे। 5 से बड़ा रहेगा तो 1 जोड़ देंगे। यदि 5 ही आ जाए तब क्या करेंगे, 5 ही आ जाए तब क्या करेंगे, उसका भी तरीका है नियम नंबर 3 में। यदि अंक बराबर 5 हो गया, मतलब पूर्णांकित कर रहे हैं जिस अंक को, उसके बाद वाला अंक देखते हैं, अगर वो 5 आ गया तब क्या होगा, उस स्थिति में 2 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन, यदि पूर्णांकित होने वाला अंक जिसको पूर्णांकित करना है वो वाला अंक सम है तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे 2.745 को 3 अंक तक पूर्णांकित करना है, कहां तक पूर्णांकित करना है यहां तक। अब इसके आगे वाला देखेंगे, अगर 5 से छोटा होता तो 2.74 लिख देते, 5 से बड़ा होता तो 2.75 लिख देते, 5 ही आ गया तो 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, पूर्णांकित होने वाला अंक सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि ये वाला अंक सम है कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिख दो, यानी 2.74 ही लिख दो। सही है। अब जैसे संख्या 5.653 को 2 अंक तक पूर्णांकित करना है, कहां तक 2 अंक तक, यहां तक। उसके बाद वाला देखेंगे, 5 से छोटा होता तो 5.6 लिखते, 5 से बड़ा होता 1 जोड़ देते 5.7 होता, लेकिन 5 ही है तो देखेंगे सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। तो यहां पता चला सम है, जब सम रहेगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे 5.6। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखते हैं नियम नंबर 2। अगर विषम रहेगा, यदि पूर्णांकित होने वाला अंक विषम हो तो 1 जोड़ करके लिखा जाएगा। सम रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, अगर विषम रहेगा तो 1 जोड़ कर लिखा जाएगा। जैसे 2.7375 को 3 सार्थक अंक तक पूर्णांकित करना है, इसको 3 सार्थक अंक तक यहां। अब देखेंगे इसके आगे वाला 5 से छोटा रहता तो कोई परिवर्तन नहीं, 2.37 लिखते, 5 से बड़ा रहता तो 1 जोड़ देते 2.38 लिखते, लेकिन 5 ही है तो इसके पहले वाला क्या है विषम। अगर विषम रहेगा तो 1 जोड़ के लिखेंगे, और 1 जोड़ के लिखेंगे तो 2.37 नहीं 2.38 हो जाएगा, 2.38 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2.375 को 3 सार्थक अंक तक लिखना है। ठीक है, फिर से वही सवाल आ गया क्या, चलिए इसको हटा देते हैं।
इसको हटा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इधर कुछ सवाल हमने आपको दिए हैं, कह रहे हैं कि निम्न संख्याओं को 4 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना है। कितने सार्थक अंक तक? 4। चलिए यहां तक तो ठीक है। इसके बाद वाला देखेंगे, 4 से आप 5 से तुलना करेंगे, 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं, 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ेंगे और 5 है तो 2 कंडीशन बनेगा। तो इसके बाद वाला क्या है, 5 से छोटा 4 आ गया, 5 से छोटा कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, 4 सार्थक अंक तक लिखेंगे तो 459.2 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है। जैसे इसको भी कितने सार्थक अंक तक लिखना है? 4 सार्थक अंक मतलब यहां तक जाना है। इसके बाद वाला अंक देखेंगे, 5 से बड़ा है तो इस वाले में 1 जोड़ देंगे, इस वाले में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बताइए? 628.8 हो जाएगा। जैसे ये वाला है, करा है कि 4 सार्थक अंक तक चलना है, यानी यहां तक चलना है। इसके बाद वाला 5 से छोटा रहता कोई परिवर्तन नहीं, 5 से बड़ा रहता 1 जोड़ देंगे, 5 आएगा तो देखेंगे ये वाला सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। सम है मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा? 342.4 ही आएगा। ठीक है, इसको भी 4 सार्थक अंक तक पूर्णांकित करना है, मतलब यहां तक चलेंगे। 5 आ गया तो चेक करेंगे कि ये वाला सम है कि विषम। अगर सम रहेगा कोई परिवर्तन नहीं, विषम रहेगा तो 1 जोड़ेंगे। तो 7 विषम है, इसको 1 जोड़ देंगे, 342.8 आ गया। तो पूर्णांकित आप सभी लोग कर लेंगे कि नहीं? पूर्णांकित आप सभी लोग कर लेंगे कि नहीं? कितना आसान है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सार्थक अंक के बारे में। किसी माप में आए हुए सभी निश्चित और एक अनिश्चित अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, टोटल 5 नियम पढ़े, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट भी पढ़े जो आपको हमेशा डाउट में रखते थे। सार्थक अंकों के साथ गणना के नियम, जोड़ और घटाना में क्या नियम है, गुणा और भाग में क्या नियम है, उसको हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा किसमें? फिर हमने पढ़ा अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, कैसे पूर्णांकन करेंगे। आई होप आपको आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं। जो भी आज पढ़ाया गया है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @mvcenter पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली का डेली आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कल मिलेंगे। कल वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यथार्थता और परिशुद्धता। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पक्का एग्जाम में आता है तो आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।